अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, दिन है जुमेरात का 9:05 हो चुके हैं पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। और आज अशफाक बहुत सारी खबरें हैं। पीएसएल सबसे पहले तो उसका जो सेकंड एडिशन जो स्टार्ट हुआ है, दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है, वो लाहौर पहुंच गया और लाहौर में मैचेस का आगाज़ होगा। लेकिन सबसे मज़े का मैच आज होने वाला है क्योंकि दो तगड़ी टीमें आपस में टकराएंगी। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स क्या खेल रही है मुल्तान सुल्तान्स, मज़ा आ गया। दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, उनका गेम बहुत कंसिस्टेंट है और ख़ास तौर पर रिजवान जिस टीम में हो उसको सपोर्ट ना किया जाए ये कैसे मुमकिन है। तो आई एम गोना बी रूटिंग फॉर मुल्तान सुल्तान्स। आप पेशावर को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं मुल्तान को ही करूंगी। चलें, ये भी अच्छी बात है। मुल्तान रिजवान बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और उनकी कैप्टनसी में जिस तरह से टीम आगे चल रही है, बल्कि पूरी टीम एफर्ट है और दिफाई चैंपियंस भी हैं, तो अभी भी उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। तो जनाब इस पर भी बात होगी और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो भारत में कर्नाटक में जो वाक़या आया उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है और 5 ट्रेंड्स उसके चल रहे हैं इस वक्त। और शेरनी मुस्कान के नाम से जो ट्रेंड हमने देखा है पूरी दुनिया में उसको अब हाईलाइट कर दिया है और हर जगह इसकी बात हो रही है। सेफ्टी उसकी इंटैक्ट रहे क्योंकि मुसलमान तो खैर अकलियत उन्हें ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर है, लेकिन जाहिर है कि हिंदुओं के कंपैरिजन में हम देखेंगे जो वहाँ पर बसते हैं तो उनके कंपैरिजन में तादाद कम है। लेकिन ये चीज़ बाइस ख़तरा भी उस लड़की के लिए हो सकती है। तो जो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना फेस सेविंग के लिए उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें। लेकिन अब ये देखें कि आलमी मीडिया भी इसको कितना हाईलाइट करे, हर जगह इसकी बात हो रही है, हर जगह से इस पे ट्वीट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, हर जगह पर इसकी बात हो रही है और इस बंदी को सपोर्ट किया जा रहा है भरपूर तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी राइट पे खड़ी थी। जिस तरह से उसने अपने राइट के लिए फाइट की, पूरी दुनिया आज उसको सलाम। असल में बात ये होती है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके अंदर यू नीड अ पर्सन हु कैन बी अ पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल। तो भारत का जो जबर है मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, हर तरह के जो तबकात जो कि पिसते हैं, भले निचली जात के हिंदू या कोई भी, वो लोग पिसते आए हैं अरसे से। तो वो लड़की जो है, वो मुसलमान बच्ची जो हिजाब कर रही थी, वो बेसिकली एक पोस्टर गर्ल के तौर पर सामने आई है, जिसकी तस्वीर, जिसके ऊपर मीम्स सारी दुनिया में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और जिस तरह से आपने कहा कि मजम्मत भी की जा रही है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। और भी बहुत से मामलात हैं। आज कराची की जो जामियात हैं उनमें तदरीसी अमल का बॉयकॉट होने जा रहा है बिकॉज जो क्लैशेस जिसके ऊपर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। और भी बहुत से उमूर हैं, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। चेहरे या आंख पर लाल रंग के पैदाइशी निशान, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम का आर्जा। मरज की वजह इंसानी जिस्म में जीनियाती तब्दीली है जिसको कोई माकूल इलाज मुयसर नहीं है। आसान और सस्ती बिजली सूरज की रोशनी से हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान दुनिया में सोलर एनर्जी के लिए तीसरा मौजूद मुल्क है, लेकिन यहाँ अब तक सिर्फ 1% ही सोलर एनर्जी से इस्तेफादा किया जा रहा है। तो ये थी टॉप स्टोरीज। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले भी हिजाबी गर्ल के बारे में, जो हमने देखा कि भारत की रियासत कर्नाटक में ये वाक़या पेश आया जहाँ पे हिजाब करने पर एक हिंदू इंतहा पसंद जत्था जो था वो इनको चेस करता रहा, तंग करता रहा, इनके खिलाफ नारेबाजी करता रहा, इनको कॉलेज से निकालने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस निडर खातून ने बहादुरी के साथ डट कर इस जत्थे का मुकाबला किया, उस पर पूरी दुनिया आज इन्हें सराह रही है, खिराज तहसीन पेश कर रही है। और पूरी दुनिया से जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी इस बात की इसको इशू को हाईलाइट किया और उन्होंने ये कहा कि बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी मुसलमानों को अलग थलग करने के भारतीय रियासती प्लान का हिस्सा है उनकी जानिब से। अच्छा जी, पाकिस्तान एक स्टेप आगे भी गया इस मामले पे और भारत के जो नाज़िमुल उमूर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि नॉर्मली रियासती मामलात पर या हुकूमती मामलात पर ऐसा किया जाता था, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से इस बच्चे को हिरासा किया गया और उसमें वो डट गई, बजाय इसके कि वो स्टेप बैक कर लेती, वो डट गई, वहाँ पर अपनी जान की परवाह नहीं की। उससे ये इल्म नहीं था कि आगे इसका रिएक्शन क्या सामने आएगा, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा सकता है। उसके सामने मिसालें मौजूद हैं कि किस तरीके से मुसलमानों से तशद्दुद करके उनसे नारे लगवाए जाते हैं, उनकी लाशों को गुम कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन वो डरी नहीं, वो झुकी नहीं और वो इन दरिंदों के सामने झुकी रही। बिल्कुल ऐसे ही। और इस बाईमान खातून के बारे में हम देख रहे हैं कि मलाला यूसुफजई ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की है भरपूर। और इसके अलावा भारत के अंदर से जो वॉइसेस उठ रही हैं
वो भी हम देख रहे हैं। एक भारतीय सहाफ़ी की जानिब से बड़ा एग्रेशन शो करवाया गया, बड़ा कंडेम किया गया उनकी जानिब से। देखते हैं कुछ इस पर क्या कहा जा रहा है उनके हवाले से। मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है, सैल्यूट है उस लड़की को यार। हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकती है? सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाह अकबर कहने का? अच्छा, वैसे ये एक बड़ा अच्छी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इस बार जो रोशन ख्याल तबका है, जो कि बज़ाहिर हम देखते रहे हैं कि वो शुगर कोटिंग करके मुसलमानों के खिलाफ ही बातें करता रहा है इन अ डिफरेंट वे, लेकिन इस बार जो है वो हिमायत में सामने आया इस लड़की की, तो दैट इज़ कमेंडेबल। आई एम श्योर कि ये तहरीक जो है वो आगे बढ़ती रहेगी और हम भी ज़ाहिर है कि अपने आवाज़ इस मामले पर उठाते रहेंगे। भारत का जुल्म भले कश्मीर में हो या भारत में कहीं हो रहा, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जी आज के मैच की, पीएसएल की। और पीएसएल की बात करते हैं मुंह पे स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्या एक मजे का फेस्टिविटी का माहौल होता है जैसे पीएसएल स्टार्ट होता है। अच्छा, मेरे तो मुंह पे स्माइल आजकल नहीं आ रही। कराची किंग्स जिस तरह से परफॉर्म करते रहे, हाँ, कराची किंग्स से मायूस किया, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली बात आ जाती है, कोई भी जीते जीतना एंड पे पाकिस्तान ने एंड में। वैसे हम ये हम उस वक्त कहते थे कि जब दुश्मन टीमों से हमारा मैच होता था, हम कहते थे जीत क्रिकेट की हो रही है। और लेकिन मजा आ रहा है ना, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है और हम इस पे खुश हैं। बहरहाल आज जो मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान्स का और पेशावर ज़ल्मी का, देखना ही है कि आज कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स अभी तक कोई डिफीट नहीं कर पाया इन्होंने जनाब अभी तक पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर हैं और 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 10 पॉइंट्स हासिल किए, 5 के 5 ही मैचेस जीते हैं। जबकि अगर हम पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन की बात करें तो 5 में से सिर्फ 2 मैचेस इन्होंने अपने नाम किए और 4 पॉइंट्स हैं। सो अभी जो दिखाई दे रहा है मुल्तान सुल्तान्स तगड़ी टीम है, लेकिन देखें आज क्या बनता है। मुल्तान have been great, they have been consistent, they have the momentum with them। और ये पेशावर के लिए it would be quite difficult to come back in that फॉर्म, लेकिन ये कि देखना ये है कि कैसे करते हैं। अच्छा जी, शान मसूद, शोएब मकसूद, रायरी रूसो, खुशदिल खान, डेविड वली पर मुश्तमिल बैटिंग लाइन मजबूत है। बॉलिंग में इमरान ताहिर, टिम डेविड, शाहनवाज धानी। हाँ जी, ही इज बीन द बैकबोन ना। कितनी दफ़ा उनको सराहें, मतलब 10 दफ़ा नाम ले चुके हैं, तो फिर लोग भी सोच रहे होंगे भाई टीम में कोई और बंदा नहीं है। भाई और भी बंदे हैं जिनके नाम हम गिनवा रहे हैं। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइन है उसमें ज़ाज़ाई, हैदर अली, बेन कटिंग और रदरफोर्ड, कामरान अकमल। आई एम और शोएब मलिक साहब भी हैं। कामरान अकमल एंड शोएब मलिक, तो दे कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट, दे हैव बीन वेरी गुड। सीनियर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ आपको एक सपोर्ट भी मिलती है। और इसके अलावा अगर उनकी बॉलिंग की एक्शन की बात करें तो वहाब रियाज हैं जो कि कैप्टन भी हैं, उसके अलावा पैट ब्राउन हैं, साकिब महमूद हैं, उस्मान कादिर, सुहेल खान आज मैच का हिस्सा होंगे। स्टेडियम हमने देखा कि पहले कल उनकी जानिब से प्रैक्टिस भी की गई लाहौर स्टेडियम में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में, चूँकि थोड़ी सी ओस भी पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी रहा हमारे दोनों टीम्स को। लेकिन बहरहाल आज का जो मैच है वो बहुत हम देखने वाले हैं कि एक्साइटमेंट से भरपूर मैच होने वाला है। सो इंतजार करना पड़ेगा आज फिर मैच के लिए। बिल्कुल जी, और 50% शायकीन भी होंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे, जो कि एक बड़ी डिमांड थी कि फैमिली में लड़ाई होती थी अगर बच्चे 12 साल से कम उम्र के हों और कुछ बड़े हों। हाँ। कि वो बड़े वाले चाहते थे कि मैच देखा जाए, छोटे वाले कहते थे हमारे बगैर कैसे जाओगे, और अब्बा कहते थे बेचारे कि चलो घर बैठ के ही देख लें। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, नाउ इट इज सॉल्व्ड फॉर द लाहौरी क्राउड। हाँ। अब क्या है जनाब, अब हम जरा बात कर लेते हैं। क्रिकेट के हवाले से हम काफ़ी तस्करा कर चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे ज़रा फुटबॉल की। और वैसे तो हम देखते हैं कि खिलाड़ी जो एथलीट्स हैं, जो कि फुटबॉलर्स हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं और वो गोल भी स्कोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी, क्योंकि ये पैशन और ये शौक बचपन से ही होता है और फिर वो आगे लेके उसको चला जाता है। तो अभी हम किसका तस्करा करें यहाँ पर? यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची है आरत, उसका हम तस्करा करने वाले हैं। और ये सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेलती, 6 पैक्स भी बना रखे हैं इन्होंने। और गोल ऐसे करती है कि सामने वाला देखता ही रह जाए। आप चेक करें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। अच्छा, इस बच्चे की जो है वो पहले भी काफी वीडियोस गुज़िश्ता कई 6 साल से, तकरीबन 2 साल से 2.5 साल से ये वीडियोस इस बच्चे की सामने आ रही हैं और इसके अंदर यही है कि बड़ी विगरस ट्रेनिंग उसको कराई जा रही है। और इसके अंदर आप ये देखें कि उसका टैलेंट और उसके सीखने की लगन जो है वो शानदार है।
शी इज अ पावर हाउस। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची को 6 पैक्स करवा देना, दैट सीम्स अ बिट ऑड, बिकॉज उनकी नेचुरल ग्रोथ और ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन बहरहाल आई एम श्योर कि वो काफ़ी सोच समझ के कर रहे होंगे। ये बच्ची काफ़ी सख्त मुकाबला देने वाली है, कंपटीशन सख्त होने वाला है जी, जितने भी हमारे होंगे। बहरहाल खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से ये खेल रही है, जिस तरह से फुटबॉल, और लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल महारत रखती है इसमें। जी बिल्कुल, शी इज़ अ सेंसेशन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएवर, जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल यूज़ किए जाते हैं और लोग बड़ा पसंद भी करते हैं। अच्छा जी, आप जरा बात कर लेते हैं, हम तस्करा करते हैं कि बड़ा इधर उधर फोकस किया जा रहा है, वफाकी हुकूमत फोकस कर रही है कि नौजवानों के तामीर और तरक्की के लिए, उनको माशरे का एक मुफीद शहरी बनाने के लिए, उनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करने के लिए। लेकिन सिंध के नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और कामयाब जवान प्रोग्राम जो है वो बिलाशुबा इस सिलसिले की कड़ी हम देखते हैं कि बड़ा उसके अंदर जो टैलेंट जो पाकिस्तान भर में पाया जाता है, जी, जी। उसको प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है, वरना एग्जैक्टली ऐसे ही। और it gets 20,000 से ज्यादा जो नौजवान हैं उनको स्कॉलरशिप दी गई है, और विफाकी जानिब से कहा गया है कि जो भी इदारे कामयाब जवान प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं वो आएँ और हमारा साथ दें। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। सो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि हमने देखा कि सिंध जो महरूम रह जाता था, उनकी जानिब से हमेशा ये शिकायत की जाती थी। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करती दिखाई देती। इस तरह के इनिशिएटिव हमें बहुत तो कम, वॉइड है ना, कम एक ओवेशन नजर खला है जिसके अंदर फोकस जाहिर है कि बाकी और चीज़ों पर है। जी। सिंध में बहुत से मसले मसाइल हैं जहाँ पर बेसिक जो निचली सतह पर आप देख लें कि तालीम ना होने के बराबर है, स्कूल्स ना होने के बराबर हैं। स्कूल्स हैं तो वो गोस्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं तो वो लाखों की तादाद में घर में बैठे हुए तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और उनकी हाजिरियां लग जाती हैं, तो एवरीथिंग इज ऑन पेपर। और एक और बात ये भी है कि ये पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा अच्छा एक जेस्चर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको कराची ने मैंडेट दिया, लाइक चले सिंध ने नहीं दिया लेकिन कराची ने मैंडेट दिया, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा अच्छा इकदाम कि उन्होंने पूरे सिंध के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। और अब इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस इशू पर। हाँ जी करेंगे, अभी हम उनके मुंतज़िर हैं, हम उनका इंतजार करेंगे, वो फ़ोन चुक लें तो हमसे बात कर लें। मीनवाइल ये है कि उस्मान डार साहब कराची भी आए, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही वाज इन कराची फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ गुफ्तगू भी करते रहे, अच्छा, माशाल्लाह ये काफी एक्टिव रहे हैं। जी, ही इज़ बीन वेरी एक्टिव। वो इस मामले पे उनके इनिशिएटिव ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स भी रहे हैं। इसके अलावा ये जो अभी आप देखें कि पहले जब एक इंतखाबी मुहिम आई थी, फिर उसके बाद वो साइड पे हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये उनका पर्सनल इनिशिएटिव भी है, उनकी खुद भी, और कोई भी काम हो अगर इसके अंदर आपकी ज़ाती दिलचस्पी ना हो, अगर आप एक कमरे एसी वाले कमरे में बैठ के वो काम करते रहें तो वो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ पर ये नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने टैलेंट को सामने शोकेस करने के लिए दे आर ओवर देयर एंड इट्स सच अ गुड जेस्चर। और सिंध हुकूमत भी ज़ाहिर है कि जितना उसके अंदर इनको सपोर्ट कर सकती है, अपने तौर पर कई अरेंजमेंट्स इकदामात ये कर सकती है। एग्जैक्टली तो अब जी क्या है जी हमारे पास, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान अपने उसमें भी कहते रहे, मंशूर का उनका हिस्सा रहा कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नौजवान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो यूथ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यही कहा गया कि इनको सामने लेकर आना चाहिए, इनका टैलेंट सामने आना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल, बात यह है कि यूथ की हम बात करते हैं तो जनाब हम बहुत से मामलात पर तज़किरा करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी हवाले से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जी। और खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का फ़रोग और नया टैलेंट लाने का एक मिशन है। इस सिलसिले में सूबाई महकमा खेल जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है, उसके ताउन से यूथ फेस्टिवल को, स्पोर्ट्स फेस्टिवल को शुरू किया जा चुका है, जिसमें 3 कबायली अजला के जो प्लेयर्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, और इस बारे में जानते हैं बाजोड़ से हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद से। जी शहजाद। जिला बाजौड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मजमूई तौर पर 3 कबायली अजला के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाजौड़ के कुछ ऐसे प्लेयर जो कि इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। जी, मैं क्रिकेटर और इस इवेंट में मेरा स्किल जो है वो क्रिकेट से, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इससे जवान लड़कों का जो टैलेंट वो सामने आ जाएगा और दुनिया को अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकेगा। खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर हौसला अफजाई मिल रही है, इस इवेंट को क्या कहेंगे आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था और ये दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है ये फेस्टिवल और ये इवेंट। मैं खुद ही क्रिकेटर हूँ, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा। मजमूई तौर पर 15 से ज़ायद गेम्स जो है वो इस फेस्टिवल में शामिल है। 2 माह से ज़्यादा अरसे तक ये इवेंट जारी रहेगा। कुछ मुकामी लोगों से हम बात करेंगे कि खेलों का एक बड़ा इवेंट इनके इलाके में शुरू हुआ है। बाजोड़ में अमन आ चुका है और ये स्पोर्ट्स की जो फेस्टिवल है ये शुरू है। और मैं आगे भी दरख्वास्त करूंगा अपने बड़ों से कि हमारे नौजवानों को इस तरह के मौके आप लोग दें। यहाँ पे बड़ा टैलेंट मौजूद है और इसके आगे ये जो है ना आगे बढ़ेगा, पूल बनेंगे इससे, तो एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ। क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेल जो है वो इस इवेंट का हिस्सा है। बाजौर, खैबर और ममन के खिलाड़ी इस इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो मुकाबले हैं, जो इवेंट है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह के इवेंट के इनेकाद से इन्हें आगे जो मौके हैं वो भी मुयसर होंगे और नया टैलेंट जो है वो सामने आएगा। जी चलें जी, दैट इज़ ग्रेट कि टैलेंट सामने आएगा। बड़ी कोशिशें इस हवाले से की जा रही हैं और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरे मुल्क भर में अब जैसे सूबाई वफाकी सतह पर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं तो उनकी भी काफ़ी कोशिशें रही हैं कि इस तरीके से कोई निज़ाम हो। निज़ाम बेसिकली खेलों की तरवीज का है ही नहीं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं हमारे साथ अब फाइनली जिनके हम मुंतज़र थे वो हैं उस्मान डार साहब, जो कि हमें अब बिलाखिर ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान डार साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। बहुत शुक्रिया इशफाक, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी शहर कराची आके। तो आपने सर बड़ा माहौल ज़बरदस्त इतना मौसम तारीख है। क्यों किया हुआ है? हम तो इतने आपको फ्रेश देखने के आदी हैं, लेकिन आपके अतराफ आज सब कुछ काला काला है। मैं हाल आपका कैमरामैन जो है ना उसने कोई ठीक जगह पे कैमरा नहीं रखा है, जहाँ उसने मुझे कहा है बैठने के लिए मैं वहाँ बैठ लेकिन गया फिर भी हूँ। आप ठीक लग रहे हैं, फिर भी आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो आपकी जानिब से चलें, ये बहुत- कराची बहुत में आप शुक्रिया। मौजूद हैं और ये जो टैलेंट को प्रमोट कर रहे जी। हैं, हाउ हैज इट बीन? कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? देखिए, चूँकि मैं यूथ अफेयर्स को देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, और जितना बड़ा बल्ज है यूथ का, 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पे है, और स्पोर्ट्स और नौजवान ये आपस में लाजमो मलजूम है। और मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स से ज़बरदस्त चीज़ हो नहीं सकती जिसमें आप लाखों नौजवानों को इंगेज कर सके, जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, नौजवानों को इंगेज करना। फिर हेल्थ एंड वेल बीइंग, कंपटीशन, ये जो मुकाबले की प्रैक्टिस है। तो कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव, जिसका आगाज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया था 6 दिसंबर 2021 को, और मुझे बड़ी खुशी है उसके फुटबॉल कंपोनेंट का अब हॉकी और रेसलिंग का आगाज़ होने जा रहा है। और ग्लोबल सॉकर वेंचर जो कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी है, ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में वो स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आए। और ग्लोबल सॉकर वेंचर के साथ कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव ने मिलकर पाकिस्तान के 10 रीजन में ट्रायल्स किए, जिसमें से 100 के करीब बच्चे हम कराची लेके आए। और केपीटी स्टेडियम में बाकायदा उन 100 बच्चों के ट्रायल किए गए, और उसमें से 20 बच्चे जो आयरिश फुटबॉल क्लब सेंट पेट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए, और बाकायदा अब उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। और इस वक्त जो ज़बरदस्त बात है, मैं 1-2 लड़कों को मिला हूँ, हमजा लाहौर से, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का फ्यूचर फुटबॉल स्टार है। इसी तरह वज़ीरिस्तान से, फैसलाबाद से, आप बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के हर सूबे की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी। और मैं उनके चेहरों पे जो खुशी है और उनकी आंखों में चमक देख सकता था कि जो मौका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के नौजवानों को दिया, वो अपना मुस्तकबिल और ख़ुद को देख रहे हैं कि वो फुटबॉल के मैदान में कैसे आगे जाएंगे। मैं आपके चैनल से नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, जो फुटबॉल लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, हॉकी लवर्स हैं, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, रेसलिंग, 12 स्पोर्ट्स हम मेल और 12 फीमेल्स के लिए लेके आए हैं पहले फेज़ में। और इसी तरह 12 एकेडमीज़ बनाने जा रहे हैं और एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर। और इंशाल्लाह ताला हमारी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान के वो नौजवान जो टैलेंटेड थे लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ज़िंदगी में स्पोर्ट्स के मैदान में पीछे रह गए, कामयाब जवान उनकी हैंड होल्डिंग करेगा। कामयाब जवान इंशाल्लाह ताला उनको उस मंजिल तक पहुंचाएगा, उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसके लिए हकदार हैं। साहब इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता करे। आप हमारे साथ रहेगा। अभी हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। पर पैसे मंगवाए गए, इमरान न्याजी साहब स्क्रूटनी कमेटी के सवालात का कौम को जवाब दे दें। अगर वो भी नहीं दे सकते तो ये बता दें
कि नवाज शरीफ के दौर में जो अपना ये करप्शन इंडेक्स है वो 124 से 117 पे आया, यानी बेहतर हुआ करप्शन इंडेक्स। आज इन 4 सालों में करप्शन इंडेक्स जो है वो 16 पॉइंट्स गिर गया। तो क्या एहतसाब का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया, मईशत का धड़न तख्ता तो कर दिया, गरीब को भूखा मार दिया, लेकिन करप्शन जो है वो 16 डिजिट्स उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान के नाम को इन्होंने रुस्वा किया। तो न्याजी साहब, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से कि तोशा खाने का हिसाब दो। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग जो टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए उसका हिसाब दो, और करप्शन इंडेक्स जो 16 डिजिट्स ऊपर चला गया है उसका हिसाब दो। कोई हिसाब नहीं देते। कल भी रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे और वही पुराने राग अलाप रहे थे। मैं 4 सालों से कह रहा हूँ कि न्याजी साहब, आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता, आपके झूठों से किसान को खाद नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को चीनी नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को गंदम नहीं मिलती। अभी ये जो शर्मनाक IMF की शराइत मानी गई हैं, एक एटमी कुव्वत को जंजीरों में गुलामी की जकड़ कर IMF के सामने फेंक दिया गया है। न्याजी साहब, आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तलाशी देनी पड़ेगी। बनी गाला से उतरो और कौम के आगे पेश हो जाओ, वरना कौम तुम्हारी पेशी करेगी और तुम्हारा मुहासबा करेगी। और फिक्र ना करो पाकिस्तानी कौम, अब मेरी कोई औकात नहीं है। ये अब अल्लाह की पकड़ में आया है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, 50 लाख घरों का झूठ बोला, 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला। और आज मैं फिर से ये कहूँगा कि दहशतगर्दी इस मुल्क में दोबारा से सर उठा रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक को दहशतगर्दी से महफूज बनाए। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तो इमरान न्याजी साहब, आपको अब कौम को हिसाब देना पड़ेगा। साहब, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से आपके पास कोई नंबर गेम पूरी हो गई है? और दूसरा, जहांगीर तरीन के कितने अरकान आपके साथ राब्ते में, और PTI के जो अरकान है उनकी तादाद क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फ़र्ज़ बन चुका है, और पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों की तरफ देख रही है, क्यों आज उनकी बस हो गई है। आज इस नियाजी हुकूमत ने अवाम के बच्चों से दूध तक छीन लिया है। बुखार की दवाइयाँ आज ब्लैक हो रही हैं जब कोरोना अरूज पर है। तो मैं ये कहूँगा कि हमने कमर बांध ली है, और इंशाअल्लाह ताला तहरीके अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं, और ये फ़ैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीके अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। हमारी तैयारी, हमारी मुशावरत, हमारे राब्ते हर जगह पर उस्तवार हैं तमाम सियासी जमातों से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कौम को
चलें जी, हमजा शहबाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उस्मान डार साहब मीनवाइल ही इज़ विद अस। उस्मान डार साहब, अच्छा ये बताएं कि काफ़ी आपके इनिशिएटिव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, पहले तो ये बताइएगा कि सूबों की सपोर्ट आपको क्या इस हवाले से मिल रही है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद होगा, इदारे वहाँ पर भी मौजूद होंगे, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और सिंध की सतह पर क्या आपको सपोर्ट अभी तक हासिल रही है, अगर है तो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, यूथ एंड स्पोर्ट्स एक इवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे दिली खुशी है सूबा पंजाब से जो हमारे डीजी स्पोर्ट्स हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड डीजी स्पोर्ट्स, सबकी तकरीबन बलोचिस्तान, AJK, GB, सिंध में हमें ज़रूर एक मुश्किल का सामना है। और पहले भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कोरोना पेंडेमिक में हमने टाइगर फोर्स बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो सिंध में कोरोना पेंडेमिक में 70,000 के करीब नौजवान रजिस्टर्ड हुए, तब भी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मिल के काम नहीं करना चाहती थी। आज मैं एयरवाई न्यूज़ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को दावत देता हूँ, आए मिलकर सिंध के नौजवानों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अगर ये हमारे साथ काम नहीं भी करेंगे, इशफाक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खास हदायत हैं कि हमने किसी सतह पे भी सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ना, और यही वजह है कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसमें हम हाई टेक स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। तकरीबन 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स हैं जो सिंध लीड कर रहा है। सिंध में हज़ारों ख़ानदानों के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं जो नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे जा रहा है उस इनिशिएटिव में। तो हमने सिंध को कभी सियासत की नज़र नहीं किया, हमने ये नहीं सोचा कि हमारी हुकूमत नहीं है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, हमारा वोट बैंक है, हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरह कामयाब जवान बिजनेस लोन में, जिसमें तकरीबन हमने 32 अरब रुपये तकसीम कर चुके हैं, वो पंजाब आगे जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत थी ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस्ड इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ना, और मुझे दिली खुशी है कि हम सिंध में अब तक तकरीबन 5 अरब रुपए देने में कामयाब हुए हैं नौजवानों को, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अपना कारोबार शुरू किया, और कराची में 3 अरब रुपए तकसीम कर चुके थे। और कल मैं गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल साहब के साथ था, और हम अवाम में जा रहे हैं, यहाँ तो उस्मान डार साहब, डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जाके। इंटरप्ट करूंगी, आप कराची की बात करें, लियारी भी गए, क्योंकि वहाँ से कहा ये जाता है कि फुटबॉल का बड़ा टैलेंट वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पे आपने टैलेंट हंट किया, क्या देखा? जी, मुझे दिली खुशी है जो 20 का स्क्वाड 20 बच्चों का फाइनल किया गया है, जो फाइनलिस्ट थे उनमें लिहारी का भी एक फुटबॉलर था, मैं उससे मिला भी था KPT ग्राउंड में। और देखें, मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि स्पोर्ट्स में भी कोई सियासी बंदरबांट नहीं होगी। सबसे पहली बात, इस वक्त कोई हैंड पिक लोग नहीं हम लेके आ रहे, कोई वजीर मशीर किसी MNA या सियासतदान ऐसा शख्सियत का रिश्तेदार नहीं है, ये टैलेंटेड लोग हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप कामयाब जवान .gov.bk पे जाएं, उस पे आपको बिजनेस लोन के तमाम स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, पाकिस्तान के स्किल स्कॉलरशिप्स के मिलेंगे, इवन स्पोर्ट्स का डाटा मिलेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव में डेटे का था, क्योंकि आदत ही नहीं है, यहाँ किसी का पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा कहाँ से। वन मोर एंड वन लास्ट थिंग कि ये जो कर्जों का हुसूल है उसके हवाले से काफ़ी शिकवे शिकायतें लोगों की मिलती हैं, तो उसको थोड़ा सा आसान किया जा रहा है बहुत, इसीलिए मैं कराची एक हफ्ते के लिए आया हूँ। मंडे को मैं पहुँचा था यहाँ, अब तक मैं 5 बैंकों के प्रेसिडेंट से मिल चुका हूँ। कल मेरी मुलाकात गवर्नर स्टेट बैंक से हुई थी, और वो जो आसानियाँ पैदा करना हम चाह रहे थे, जो रुकावटें थी, उसको दूर किया गया है। छोटी से पेपर्स में अगर कोई मिस्टेक है, गलती है, उससे जो लोन रिजेक्ट किया जा रहा था, उस पर बात की गई है। मैं ARY न्यूज़ से नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, हमारा ये जो विजिट है कराची का, इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे, बिजनेस लोन में भी तेज़ी आएगी। तकरीबन मैं 8 से 10 बैंकों के सदरों को भी मिल रहा हूँ, और इसीलिए कराची आया हूँ। लेकिन मेरा एक पैगाम है नौजवानों को ARY न्यूज़ से, आपने हमेशा 3 चीज़ें, ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी से कामयाब जवान का हिस्सा बनना, और मैं इशफाक ने यकीन दिलाता हूँ कि ये जिंदगी के मैदान में काम मेरा भी जज्बा जगा दिया। बहुत से आपने प्रोग्राम शुरू किए हैं, बस कामयाब एंकर प्रोग्राम भी कोई शुरू कर दें। जेलसी होती है देख देख के दुकानदार प्रोग्राम कौन कौन सा। आप इशफाक पहले से ही कामयाब एंकर हैं। जी, सर आपकी मोहब्बत। स्पेशल असिस्टेंट, थैंक यू सो मच उस्मान डार साहब फॉर द टैलेंट के जिस तरीके से आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, और खासतौर पर सिंध में मजीद थोड़ा सा सारी जो सूबाई हुकूमतें भी मिलकर कोलैबोरेट करें तो बड़ा अच्छा होगा विफाक के साथ मिलकर। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जिसको कहा जाता है,
और बेसिकली इसमें होता ये है कि आपकी आंख या आपके चेहरे पे कोई ऐसा लाल निशान, बर्थ मार्क, जिसको पोर्ट वाइन बर्थ मार्क भी कहते हैं, ये अपेयर होता है। और कहा यह जाता है कि 50,000 में से किसी एक शख्स को ये बीमारी होती है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी जीन्स में से किसी एक खास जीन में कोई म्यूटेशन, कोई तब्दीली होती है जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक हो जाती है। बाकी म्यूटेशन भी हो जाती है जीन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जेनेटिक नहीं है जी, और इसका कोई माकूल इलाज भी नहीं है, लेकिन लेजर ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब लेजर से काफ़ी चीज़ों को ट्रीट किया जा रहा है, सो लेजर ट्रीटमेंट इसका एक इलाज है जिससे थोड़ा सा निशान को बेहतर किया जा सकता है, कम दिखेगा, लेकिन ये कि बिल्कुल ये जो है वो डिसअपेयर नहीं होगा। अच्छा, बहुत से और चीज़ें भी होती हैं, इसमें सीजर्स वगैरह का ख़तरा भी होता है, उसको भी ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद वो एपिलेप्टिक ब्रेन टिश्यू को किसी तरीके से सर्जिकली रिमूव करके उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल, लेकिन काफ़ी परेशान कुन ये चीज़ है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ों को और लोगों को टैकल जिस तरीके से किया जाता है, हमारे अंदर जिस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, जिसके अंदर हल्का सा कोई नुक्स हो उसको जिस नामों से पुकारा जाता है, वी आर वेरी इनसेंसिटिव। तो ये बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। तो हम जब तस्करा अभी करने जा रहे हैं वो है हमना उस्मानी का, जो ऐसी ही खातून है जो इस बीमारी से मुतासिर है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। बहुत शुक्रिया हमना, बाखबर सवेरा में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर हारून नबी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और ज़ाहिर है कि उनसे हम ये बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इज़ इट ट्रीटेबल, ज़ाहिर है क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन किस हद तक उसके असरात कम हो सकते हैं। हमना, सबसे पहले आपने बताएं कि ये आप कैसे अब तक आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है इस बीमारी के साथ, और किन किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना रहा है अब तक? वैसे तो मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली आउटसाइडर्स बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं आप लोगों को, तो वो काफ़ी मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है उस वजह से। लेकिन हाँ, तो आई गेस आउटसाइडर्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात। हमना, करती क्या है आप बेसिकली, किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम अ ब्लॉगर ऑन इंस्टाग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमना ये बताइएगा, जिस तरह से आपका जो करियर रहा अब तक का, आपने किस तरह से स्टार्ट लिया, क्योंकि ऐसे जो रवैये होते हैं, मनफी सोच होती है या मनफी रवैये होते हैं, ये इंसान को बहुत डिस्करेज कर देते हैं। इसके होते हुए आपका कॉन्फिडेंस उस तरह से आप खुद एतमादी के साथ सामने नहीं आते, तो किस तरह से आपने इन रवैयों का सामना किया और आज इस मकाम पर हैं आप माशाल्लाह से, क्योंकि आप ब्लॉगर भी हैं, आपने बताया इंस्टाग्राम पे। जी, पहले तो जब मैं छोटी थी तो इतना फील नहीं होता था इस बात का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया मुझे। लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी तो मतलब स्पेशली इन माई टीनेज ईयर्स काफ़ी बुली होती थी, स्पेशली टीचर्स से। मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी बुली किया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। बट आई गेस मेरी फैमिली है जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। एंड आई गेस बहुत सारी रातें रोते हुए गुजरी, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए। हम ना डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर हारून नबी की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी, बड़ा शॉर्टली बताइएगा। ये निशान वक्त के साथ बढ़ा, या जब आप जैसे जैसे आप बड़ी होती गई बढ़ता गया, या स्टार्ट से ही इतना निशान था जो अपेयर हुआ? निशान तो इतना ही था, बट जो कलर है उसमें मतलब डिफरेंस आता रहता है वेदर के हिसाब से। जब सर्दी होती है तो डार्क हो जाता है, वैसे इट्स प्रॉब्ली लाइट। जब मैं छोटी थी तब तो बिल्कुल पिंकिश था, बट इट्स डार्क नाउ। चलें डॉक्टर हारून साहब से बात करते हैं। सर, वेरी क्विकली ये ज़रा बताइएगा, आप चूँकि हमना को ट्रीट भी करते रहे हैं, ये जो सिंड्रोम है, ये इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? आपने कैसे अब तक ट्रीट किया है इस चीज़ को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ARY का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की है, क्योंकि हमना एक बच्ची है जो पोर्ट वाइन स्टेन के साथ, या इनको हम पिंक बेबीज़ या रोज़ बेबीज़ भी कहते हैं, उनको आपने इस तरह प्रोजेक्ट किया है ताकि जितने भी अवाम, जिस तरह उन्होंने कहा है, उनको पता चले कि ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। और ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इन बच्चों को इस तरह बुली करें। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से ही बहुत अरसे से इन बच्चों को, बर्थ मार्क के जितने भी बच्चे हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको शुरू से ही फ्री ट्रीट करते हैं विदाउट एनी चार्ज। और ना सिर्फ उनको
मतलब लेजर ट्रीटमेंट हम मुहैया करते हैं, बल्कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा, तो सर ये और बताइए, जितना 50,000 भी में हमसे से मुमकिन- कहा यह जाता है कि एक किसी को हो सकता है, तो ये पैटर्न क्या है, कैसे जी जी, किसी को इसका हो सकता बहुत कम इंसिडेंस है। है? हाँ हाँ। जी, इसका इंसिडेंस बहुत कम है। अच्छा। और लेकिन आप चूंकि ये सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हमने इनके लिए 2 डेज स्पेसिफिक किए हुए अपने क्लिनिक में, एक वेंसडे को और एक फ्राइडे को। अच्छा, तो जब डॉक्टर आप साहब- कभी उस वक्त आए तो उस वक्त डॉक्टर आपको साहब लगेगा कि जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं, लाइक कितने % रिकवर हो सकता है ये इंसान? इनमें ये डिपेंड करता है कि जिस तरह ये अर्ली अगर एज में शुरू कर लें और इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो तो ये काफ़ी लाइट हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर सिर्फ पोर्ट वाइन स्टेन हो तो उसमें रिकवरी ज़्यादा होती है। ओके। और अर्ली एज में हो, क्योंकि पहले ज़माने में इसका ये कहते थे जी बच्चा बड़ा होगा तो तब हम इसको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूँ, और काइंडली ये आप भी प्रोपगेट करें, कि जितना अर्ली, जिस तरह ये आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि बर्थ के आप फर्स्ट मंथ में भी अगर बच्चे को ले आएँ तो हम उस वक्त उनका ट्रीटमेंट शुरू कर अच्छा दें सर, तो इसकी ये- रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है। ये सीजर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है? सीजर्स भी होते हैं इसमें? जी, ये बेसिकली एक न्यूरोकुटेनियस डिसऑर्डर है। अच्छा। इसमें ये जो आपको जो खून की नालियां नजर आ रही हैं स्किन में प्रोमिनेंट, इसी तरह ये स्किन की नालियां दिमाग की झिल्ली के अंदर भी होती हैं, अच्छा। जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, और उसमें भी ये प्रोमिनेंट होती हैं और आंख के अंदर भी प्रोमिनेंट होती हैं। और ये उन बच्चों में, बर्थ पोर्ट वाइन के बच्चों में ज़्यादा होता है जिनमें अगर ये ख़ास तौर पे फोरहेड पे और अपर आईलिड पे या इस एरिया में चीक के ऊपर ज़्यादा हो। लेकिन ये एरिया और आईलिड का ऊपर वाला एरिया जो है, अगर ये इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब है कि कम से कम 8% चांस है कि इस बच्चे में दिमाग की जो मेनिंजेस है उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अच्छा। और आंख की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो इन फिर बच्चों आंख को हम या शुरू दिमाग से को recommend नुकसान कर- पहुंचाता है, उनकी फंक्शनैलिटी को ऐसा मुतासर करता है? नुकसान ये सबसे ज़्यादा तो पर्सनैलिटी को मुतासिर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और चूंकि अभी इस तरह के मेकअप भी अवेलेबल नहीं है कि जो जिससे फौरी तौर पे ये बच्चे बाहर अच्छा। जाएं और इनका ये छुप जाए। अच्छा सर, एक और चीज लेकिन भी ये है। है कि अगर जी जी, एक और चीज भी ये है कि अगर वो- हम बर वक्त इन पेशेंट्स आप कर लें, बात को, कंप्लीट अगर कर हम न्यूरो सर्जन के साथ और आई सर्जन के साथ और जनरल फिजिशियन के साथ इन टच रखें तो मेरा ख्याल है कि इन बच्चों की लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अच्छा सर, वो जो एपिलेप्टिक एक ब्रेन टिश्यू को रिमूव करने का प्रॉब्लम, जो सोल्यूशन एक है सर्जरी के जरिए, वो किस हद तक वायबल है उन पेशेंट्स में जिनके सीजर्स जो हैं वो ड्रग्स के सामने रेजिस्ट करते हैं? वो उसको डिसाइड करना होता है न्यूरो सर्जन ने, ठीक। और उसका डिसीजन होता है एमआरआई पे और एमआरआई स्कैन पे और पेशेंट के क्लिनिकल चलें। फीचर्स पे। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस बीमारी के साथ हैं, और लेकिन जो है उनमें एपिलेप्सी का इंसिडेंस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलें, आई होप कि और इसके वो ऊपर कंट्रोल- काफ़ी आप लोग काम करें। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक इसकी नसीब करे। प्रोफेसर डॉक्टर हारून साहब और हमना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विल जी। टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा वंस अगेन। 10:04 हो चुके हैं और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हम 10:05 पे नहीं आए, और अब तारुफ दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ही होगा लेकिन अभी जो सियासी गर्मा गर्मी है वो आप देख रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल फैसलाबाद में मौजूद थे और उन्होंने ऑपोजिशन को भरपूर जवाब दिया है। और यहाँ से एक और चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, आज दालों का आलमी दिन है। अच्छा। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और दाल हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब से दाल का क्या ऑपोजिशन ताल्लुक की है? दाल गलती है या अच्छा, नहीं, क्योंकि जो ऑपोजिशन जिन ये अच्छा तैयारियों में है। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल कुछ इसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे कि ये मुँह और मसूर की दाल, यानी जिस तरह से उन्होंने बिलावल को कहा कि तुम्हें तो ठीक से उर्दू भी बोलनी नहीं आती और आप हुकूमत अच्छा, खैर, करने के वैसे क़ाबिल। इंटेलेक्ट मैटर्स, ये हाँ, उर्दू exactly, बोलनी आती हो ये- या ना आती हो, एटलीस्ट ही ट्राइज। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हम वैसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं
कि बकरा ईद हो, कोई भी सीज़न हो, हम बारबेक्यूज़ की बात करेंगे, हम कढ़ाइयों की बात करेंगे, हम मछलियों की बात करेंगे, हम तरह तरह के खाबों की बिरयानियों की बात करेंगे। दाल को कोई पूछता ही नहीं है, हालांकि प्रोटीन की सबसे बड़ी सोर्स ही वही होती है। जेल में पूछते हैं। हालांकि हाँ, लेकिन उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता ना। हाँ, उसको ये कहा जाता है कि जेल में जाओगे तो चक्की पीसनी पड़ेगी और दाल खानी पड़ेगी पतली, खानी पड़ेगी रोजाना। मतलब एक ऐसा डराया जाता है, हालांकि हाँ। दाल इज अ कंप्लीट मील। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दालों के बहुत फैंस भी हैं, लाइक हमने देखा कि बहुत प्रो दालें भी लोग होते हैं, क्योंकि दाल चावल हर दूसरे घर में पसंद की जाती है। क्या बात। बहरहाल मुझे इतनी पसंद नहीं है मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमने देखा। दाल इज ऑल टाइम फेवरेट, अगर अच्छी बनी हो, तड़का सही लगा हो, डिफरेंट उसकी वैरायटीज हैं, उसको खाना तो चाहिए। आज दालों पर भी बात करेंगे और ऑपोजिशन की दाल गलती है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। दाल सिर्फ मुहावरों में ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसका शुमार सेहतमंद ग़िज़ाओं में होता है। लेकिन दाल को सिर्फ गरीब की ग़िज़ा ही समझा जाता है। आज दुनिया भर में दालों का दिन मनाया जा रहा है। मटका बिरयानी, कुल्फी या फिर मटका कढ़ाई, ये सब हो गए पुराने और अब आया है मटका फ्राइज का जमाना। कराची में खाबों की मारूफ स्ट्रीट वंस रोड पर फ्रेंच फ्राइज, और वो भी मटके में। तो जी ये टॉप स्टोरीज थी। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि कल वजीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद में तकरीब में मौजूद थे, जहां पर हमने देखा क्योंकि कुछ दिनों से सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अपोजिशन का मेल मिलाप जारी है, जिस तरह से एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं और टफ टाइम देने की बात हो रही है, उस पर वजीर आज़म इमरान खान ने भरपूर जवाब कल दिया और उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि मैं फारिग हो जाऊँ, आज गया कल गया, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ और सजाएं मिलेंगी हर हाल में। ये चाह रहे हैं कि इनको सजाएं ना मिले, लेकिन इनके केसेस पर इनको सजाएं मिलेंगी। हाँ जी, अब ये है कि बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने। कहा फारिग करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मुझे फारिग करने की जल्दी है। वजीर आज़म ने यह भी कहा कि एक का कहना था कि पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, अब दोनों के पेट मिल रहे हैं। और एक लीडर को उर्दू बोलनी नहीं आती, कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। जरदारी चेकबुक लेकर लोगों को खरीदने निकल गया है। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं भूले और उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्क इलाज का बहाना बनाकर गए हैं, अब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज का दौरा करें। क्या कहा वजीर आजम ने, आपको दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे, एक चोर दूसरे चोर से ले जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। डर लगा हुआ सबको इमरान खान का, जल्दी पड़ी हुई है सबको, जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। सरदारी चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। इलाज करवाने गया था एक मुजरिम, कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके, वहां वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो। अच्छा जी, बिलावल साहब ने मीनवाइल असेंबली तोड़ने का मुतालबा किया और कहा है कि विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी इस मौके पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि 2018 में बरतानिया जाने के लिए वीज़ा की दरख्वास्त दी थी। वीज़ा फॉर्म में मौजूद सवाल पर कहा कि उनका कभी बरतानिया में इलाज ही नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि उनका डॉक्टर बरतानिया में है, इलाज वहाँ होता है, जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिर शाकिर साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने एकदम से आंखें खोल दी हैं। अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये कहिएगा, ये क्या चल रहा है? ऑपोजिशन वाकई टफ टाइम देने वाली है और वजीर आज़म इमरान खान जो गुस्से में नजर आए, वो एग्रेशन किस चीज़ का था? पहले तो आपने दाल से ज्यादती की है। हाँ। आपने दाल की इतनी तारीफें की, दाल का दिन भी था, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई दाल का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, आपने किसी को बुलाया नहीं हुआ। अच्छा। ये नहीं पूछा कि कहाँ सबसे अच्छी दाल मिलती है। आप अभी तो करेंगे दाल के साथ आपने भी सौतेलेपन का सलूक किया। आपने दाल नहीं पसंद, हम करेंगे अभी तक। साबिर साहब आप आएंगे, आपको दाल खिलाएंगे कराची की जो कि मैंने खुद टेस्ट नहीं की। ऐसे ही अगर कोई कढ़ाई वढ़ाई का मसला होता, कोई बिरयानी होती, कोई इस तरह की कोई अच्छा खासा कोई फालूदा होता, तो आप जरूर उसको लहक के बयान कर रहे हो। हाँ बिल्कुल।
साबिर भाई, मैंने इसी अलमिया का तस्करा भी किया कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी उसी चीज को किया जाता है। वजीर आजम ने भी खैर अपने खिताब में दाल गलने का तस्करा किया, जिसका हवाला भी दिया आमना खटाना ने। तो बताइएगा, क्या लग रहा है कि किसकी दाल नहीं गल रही इस वक्त, ये बता दें। चले, मेरा ख्याल है कि किसी की भी नहीं गल रही, सारे फंसे हुए हैं आपस में, और मसाले किसी के पास भी पूरे नहीं हैं। और अगर किसी के पास मसाले पूरे होते अब तक दाल गल गई होती। लेकिन मसला यह है कि एक एक करके खान साहब के पास से मसाले गायब हो रहे हैं। उनको यही ख़तरा है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए और ये हंडिया भी कोई उठा के ना ले जाए। तो उसको कैसे बचाना है, ये इमरान खान साहब ने खुद उनकी फनकारी है कि वो किस तरीके से इसको बचाते हैं। लेकिन ये है कि ओपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी इस वक्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अपोजिशन जो है मिल मिला रही है। और खास तौर पे ऑपोजिशन काफी असल एक्टिविटीज, जो मसला है काफी एक्टिव दिखाई दे रही है ऑपोजिशन। सीरियस भी है या नहीं, या सिर्फ बस एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ पे नंबर्स गेम का मसला हो, बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है। और उसमें भी अगर आपके इत्तेहादी उन लोगों के पास, उनके घरों में जाएं जो आपको दिन रात गालियां देते हैं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची से निकलना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाना, फिर शहबाज शरीफ साहब से मिलना, और फिर मुस्लिम लीग काफ के पास जाना और उनके कहना कि आइंदा से हम आपस में मिल बैठ के फ़ैसले करेंगे। यानी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि हम आपस में मिल के बैठ के किया करेंगे फ़ैसले, इकट्ठा फ़ैसला करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि कुछ खुश आइंद नहीं है, ये पूरी होती हैं नहीं होती, दाल पूरी तरीके से पकती है नहीं पकती, ये तो नंबर्स गेम का मसला है। ये नंबर्स गेम का मसला तो अपनी जगह, लेकिन ये जो ऑपोजिशन का जो सांझ है, ये जो हम देखते हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की लव एंड हेट रिलेशनशिप की बात करें तो कभी भी ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता दिखाई नहीं दिया। इस बार ये सांझे की जो हंडिया है, क्या आपको कहीं चौराहे पे टूटती दिखाई दे रही है? अच्छा, उसमें एक है, कोई एक दो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दरमियान में आए हैं। और उन्होंने शरीफ फैमिली को, ख़ासतौर पर मरियम सफदर साहबा को समझाया कि फ़िल वक्त ये है कि आप देखें कि इमरान खान साहब का कंटिन्यू करना ज़्यादा ख़तरनाक है या फिर किसी और का आ जाना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इमरान खान साहब अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको फुल डोज ही देंगे, उससे कम पे नहीं। तो और अगर कोई और आ जाता है, इवन जरदारी साहब भी आ जाते हैं, तो भी आपके साथ वो वाला सलूक नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। हाँ, साबिर साहब, आप शहर इक़्तिदार में, सारी खबरें तो आपके पास हैं, तो क्या खबर है, मार्च में कुछ होने वाला है? आप जिस तरह से कह रहे हैं, अभी कंटिन्यू करने की भी बात कर रहे हैं, कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है आपको? इसका डिपेंड करता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, खुद पे, और उनकी अपनी सेल्फ एक पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके से आगे मूव करते हैं, वो चीज़ों को बेहतर करते हैं, मैनेज करते हैं। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और अगर वो अपनी इसी खुदी में रहेंगे और अपने आप को एक ख़ास सर्कल के अंदर ही रखेंगे, ख़ास लोगों के मशवरे मानेंगे और सीजनड लोगों के मशवरे नहीं मानेंगे, तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। इसमें जहन में रखिएगा, इफ़ बट्स बहुत हैं, और वज़ीर आज़म, किसी भी सिटिंग वज़ीर आज़म को हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये एक मामूली का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो एक सेक्रेटरी को भी लेकिन एक हटाना और चीज़ है ना कि डोंट यू थिंक कि ये को... इनके ऑपोजिशन के फेवर में भी जाएगा एक लिहाज से, कि अगर खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, क्योंकि फिर उनके पास कोई सियासी शहीद बनने का कोई आर्गुमेंट नहीं बचेगा, अगर इस पहलू को भी देखा जाए तो। यहाँ पे इशफाक बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, साइड इवेंट्स पे हमारी नज़रें नहीं होती हैं असल में, तो साइड इवेंट्स को भी देखना पड़ता है, उन साइड इवेंट्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। तो ये जो कुछ भी मंजरनामा, मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तलिफ मंजरनामे देखते रहते हैं, हाँ। और यकदम एक बदल जाते हैं, उबाल उठता है, तो उसके पीछे फिर काफ़ी कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तो कन्फ्यूजन ही दिखाई दे रही है कि क्या होने वाला है, कुछ होना भी है या हमेशा जो
फरवरी मार्च का एक महीना, एक सीज़न आता है, उसमें इस तरह की बातें उड़ती हैं जी, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अदम एतमाद आने जा रही है, लेकिन कुछ उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर काम जो है वो होला पै जाता है। अच्छा जी, तो अब हम किस मामले पे बात करने जा रहे हैं? अभी हम बात करने जा रहे हैं सोलर एनर्जी की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली के बहुत सारे मामलात हमें बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। आए रोज़ जो है वो एक तो बिजली के निर्ख में इजाफा कर दिया जाता है, दूसरा कि बिजली आती भी नहीं है, इतनी कम आती है और फिर उसके बाद इतने लंबे लंबे बिल्स आते हैं। अच्छा, तो लेकिन बहुत सी मीन्स हैं बिजली पैदा करने की जी, आई एम श्योर कि उन आप पे भी काम होना चाहिए ना। जैसे कि हाइडल एनर्जी है जो कि पानी से सबसे ज़्यादा जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो पानी के ज़रिए की जाती है, दैट इज़ हाइडल। फिर उसके बाद जो फर्नेस ऑयल से पैदा की जाती है वो भी बिजली की एक जनरेशन है। लेकिन फिर उसके बाद सोलर एनर्जी भी पाकिस्तान है, सबसे आइडियल क्लाइमेट यहाँ का है बिल्कुल जिसके लिए आप कर सकते विंड हैं। एनर्जी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें, एटॉमिक एनर्जी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है वो बिजली पैदा की जा सकती है। सोलर एनर्जी जिसका आप तस्करा कर रही थी, उसका भी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हाँ, लेकिन अभी मसला आप- ये है कि इतना फोकस है नहीं उस तो वही बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मीन्स हैं, लेकिन बात यह कि इस पे काम कब होगा। सोलर एनर्जी की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, जनरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी, सोलर पावर, ताकि हमारा ये बिजली का मसला तो हल हो। लेकिन तीसरा मौजूद मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 1% सोलर एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, क्यों इस पर काम नहीं हो रहा अभी तक। महंगी ज़्यादा है, क्या वजह है? पता नहीं क्या किस सुस्ती का शिकार है, जो भी गवर्नमेंट आती है दावे कर देते हैं लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं होता। बहरहाल हम बात करते हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा, स्टूडियोज़ में नहीं हमारे साथ स्काइप से हैं मुर्तज़ा मेमन, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और इनसे बात करते हैं। आपको वेलकम कहेंगे एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में सूरज की अगर बात की जाए तो 8 से 9 घंटे सूरज दिखाई देता है, उसके बावजूद हम सोलर पावर में इतने पीछे क्यों हैं, क्या वजह है? देखिए मैम, सबसे पहले तो है ना आपको पाकिस्तान की एनर्जी के क्राइसिस को समझना होगा। असल में पाकिस्तान में जो है ना एनर्जी का क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में ट्रांसमिशन का क्राइसिस है। अभी आप देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई फैसिलिटी मजे की बात यह है कि ये पहले हम रोना रोते थे पिछले हुकूमत के दौर में कि हाँ जी हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। अब प्रोडक्शन बढ़ा के 30,000 मेगावाट से ज़्यादा हो गई, पता चले हमारा तरसीली निज़ाम जो है वो 25,000 से ज़्यादा ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बिल्कुल, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। अगर आप देखें तो AEDB की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपने कहा कि जी 1%, मैं कहूँगा कि 1% भी अभी आप जनरेट, आप 891 मेगावाट जो है वो इस वक्त जनरेट कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, आपकी आवाज़ को थोड़ा सा हम फिक्स करेंगे मीनवाइल, लेकिन ये आपको कनेक्ट भी करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे यहाँ जनाब कुछ चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि जी बिजली बिजली बिजली, डैम बनाना इज़ अ नेसेसिटी, और सबसे ज़्यादा जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो डैम्स ही करते हैं, वाटर सोर्सेज से होता है। उसके बाद फिर फर्नेस ऑयल से, फर्नेस ऑयल बहुत महंगी बिजली पैदा करता है, गैस की वैसे ही हमारे मुल्क में शॉर्टेज है, उससे बिजली कैसे पैदा करेंगे। फिर ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के जरिए भी बिजली पैदा की जाती है। एटॉमिक पावर प्लांट से बिजली पैदा होती है लेकिन लिमिटेड होती है वो, और बहुत कम भी होती है। विंड पावर से भी की जाती है। ट्रैश तो फिर बहुत ही आखिर में आ जाता है। तो खैर मुर्तज़ा साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, आई होप कि उनकी आवाज़ अब सही आएगी। मुर्तज़ा अब बताइएगा, आप जो फरमा रहे थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आप 891 मेगावाट जो है वो सोलर से प्रोड्यूस कर रही है पाकिस्तान के अंदर, एज पर AEDB रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप 1% पे भी इस वक्त नहीं खड़े। और टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ें हुई हैं, मतलब अभी जो आप देखें कि जो 20% टैक्स लग गया है, उसकी वजह से तो मेरे ख्याल से जो आपका 2030 का प्लान था 12.8 गीगावाट तक जाने का, वो भी शायद जो है वो खटाई में पड़ जाएगा। क्योंकि वजह ये है कि देखें 12.8 गीगावाट तक जाने के लिए अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो 20% इन्हांस हो जाएगी ना, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी 2030 तक जो आपका प्लान था। सोलर पैनल की क्या ऐसी खास बात है वो जो दूसरों से उसको मुमताज बनाती है? क्योंकि ये तो जहां तक मेरी समझ है उसके मुताबिक ये तो इंडिपेंडेंटली अपने अपने घरों की छत पे जहां पर मौके अवेलेबल हैं वो लोग रख सकते हैं और बिजली अपनी बना सकते हैं और उसको रिवर्स करके बेच भी सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए ये मुमताज़ इस वजह से है कि इसमें आपकी कॉस्ट एक बार आती है, मतलब आपको वन टाइम कॉस्ट करनी पड़ती है फॉर 20 to 25 ईयर्स, क्योंकि 20 to 25 ईयर्स तक तो इनकी वारंटी होती है जो कि इनकी एफिशिएंसी की वारंटी होती है 80% एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो वन टाइम है, लेकिन उसके जो फीडबैक्स हैं या जो उसका जो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप ये इसकी मिसाल लें तो इससे अगर जो आप बिजली बनाते हैं वो आपको पड़ती है तकरीबन 6 से 7 रुपये पर वॉट,
ठीक है, जो मैं आपको पहले ये टैक्स से पहले की बात बता रहा हूँ। और आपको हैरत होगी कि इंडिया के अंदर जो स्विस कंपनी है उससे जो परचेजिंग हो रही है वो भी बेसिकली 6 रुपए के करीब जो हो रही है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक कोई 11-12 रुपए है जो हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। सबसे लीस्ट जो है यूनिट जो है वो सोलर से आपको पड़ता है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस। हाइडल से भी सस्ती पड़ती है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, ये सबसे सस्ता मेरी नज़र में सबसे सस्ता जो है ना वो जो इस वक्त सबसे सस्ती जो प्रोडक्शन है वो सोलर के थ्रू होती है। लेकिन मुर्तज़ा साहब, अलमिया ये है कि हुकूमत ने अभी रीसेंट टैक्स लगा दी है सोलर पावर पे भी। अब जो सोलर पावर यूजर्स हैं उनकी तो हौसला शिकनी होगी इससे, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल हौसला शिकनी होगी। देखिए ना 20% जो है टैक्स लगाना वो मतलब एक समझ से बाहर है ज़रा सा। और देखिए मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से कि क्योंकि पाकिस्तान में एक इनिशियली चेंज आया था और लोग जो थे वो अपने घरों की तरफ जो थे वो उसको लगा रहे थे और घरों पे भी इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन वो अब कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ गई है। अच्छा, तो इट्स अ हेक्टिक टास्क। मतलब अब तो देखिए ना लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है। डोंट यू थिंक कि और एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत गवर्नमेंट मुश्किल हो गया इसको कैटर करने के लिए अगर सब्सिडाइज्ड नरखों पे कर्ज दे, कम शरह सूद पे, या बैंक को कहे कि वो फैसिलिटेट करें इस हवाले से, तो इससे कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि देखें जो इंपोर्टर हजरात थे जो कि बेसिकली सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं, आपने फाइनेंसिंग करवा दी, लेकिन अगर आपने उनको फायदा नहीं पहुंचेगा, 20% उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली जो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली आपने 20% टैक्स नहीं बढ़ाया, आपने 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। अच्छा, सही है, इंपोर्टर की जो कि इसे परचेज करके लेके आता था मार्केट में। ठीक है, तो आपको पहले उसकी तरफ सोचना होगा, देन उसके बाद आपको इसकी तरफ। मुर्तज़ा एक और चीज़ भी है कि हम अगर शहर कायद की बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि घर हैं बल्कि उसके अलावा बिल्डिंग्स हैं। मतलब कंक्रीट का एक समंदर कहा जाता है शहर कायद को ये यहाँ पर। तो वहाँ पर हर किसी के लिए इंडिपेंडेंटली सोलर पैनल्स लगाना बहुत मुश्किल है। उनके लिए क्या कोई रास्ता इसमें निकाल सकते हैं आप? अगर लगाना भी चाहें और जगह नहीं है तो फिर क्या करें? देखिए इसमें अभी देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले यूएस में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो है ब्लॉक्स आ गए। मतलब जो बिल्डिंग्स के अंदर है ब्लॉक्स लग रहे हैं जो कि सोलर बेस्ड हैं। सोलर पैनल समझ लें वो बिल्कुल प्योरली सोलर पैनल्स हैं। एक कैनेडियन कंपनी है, उसने भी इसको अभी बनाया है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो आपकी विंडोज़ हैं उन विंडोज़ के ऊपर उसे फिक्स कर देते हैं। वो बेसिकली एक तरह से आप उसे बाहर भी देख सकते हैं और वो एक सोलर पैनल का भी काम करता है। और वो जो है अभी उन्होंने जो डेवलप किया है वो 250 वाट का डेवलप किया है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दुबई के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है कुछ बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपको पता है कम आमदनी वाला तबका है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी बैरून मुल्क देखी है मैंने, वो ये है कि जो काउंटीज की सतह पर आपके इल्म है कि वहाँ पर पावर प्रोडक्शन उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, मतलब कस्बात की सतह पे। तो वहाँ पर वो ये करते हैं कि एक बाहर बड़े बड़े पैनल लगा के फिर वहाँ से पावर जनरेट करके फिर तारों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती है। तो वो भी यहाँ पर वायबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाहे। जी, केपी के गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव ले लिया है और केपी के गवर्नमेंट ने कोई 11 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है ना वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं इस वक्त, और जिसके अंदर वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को जो है वो सोलराइज कर रही है। अच्छा। और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर, खैर हमारे यहाँ पे इसको बताया नहीं जाता न्यूज़ चैनल्स पे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई 10,000 के करीब मसाजिद और 7,000 के करीब स्कूल्स भी जो हैं वो सोलराइज कर चुकी है, अब तक सोलराइज कर चुकी है, जिसके प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं खुद भी कुछ कंसल्टेंसी करता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये खैर वो प्योरली ऑफ ग्रिड है, मतलब उन्होंने मसाजिद को और स्कूल्स को इंडिपेंडेंट कर दिया है। ओके, दैट इज ग्रेट, दिस इज व्हाट वी नीड, अनलेस कि वी अपग्रेड आवर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ठीक ये है जी। मुर्तज़ा मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमने बात की सोलर पावर प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे नहीं, सोलर पावर एनर्जी हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया है, और इसहाक डार का चेयरमैन सेनेट को खत इलेक्शन कमीशन को भी कॉपी भिजवा दी गई है। इसहाक डार ने लिखा कि कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर सेनेटर हल्फ उठाने को तैयार हूं। बरतानिया में जेर इलाज होने के सबब जाती तौर पर आने से कासिर हूं। तो चलें जी, इसी के साथ ही ये हमारा आज का शो अपने अख्तिताम को पहुंचा। शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहिए। जी, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।